मैं आज एक विशेष रूप से एक टॉपिक पर चर्चा करना चाहूँगा, जो टॉपिक है वायुमंडल, जिसे आप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत इसे रख सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर, जिसे एटमॉस्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में। मित्रों, ये जो है वायुमंडल है क्या, इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और जहाँ भी ज़रूरत होगी आप नोट भी कर लेंगे। अन्यथा मुझे लगता है कि एक बार किसी भी बुक उठा करके जो वायुमंडल चैप्टर से संबंधित है, अगर उसे पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है क्लियर ही हो जाएगा। मित्रों, कहता है कि पृथ्वी की चारों ओर जो आप देख रहे हैं, जो गंधहीन है, स्वादहीन है, रंगहीन है, पारदर्शी है, गैसों का जो मिश्रण आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जो गैस का जो मिश्रण है आसपास में, वो तो नहीं तो उसमें कोई गंध है, ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, दिखाई भी दे रहा है। और ये इसका एक विशाल आवरण है जो कई 100 किलोमीटर मोटा है। मित्रों, इसी को हम वायुमंडल के अंतर्गत रखते हैं। कहा जाता है कि सौर विकिरण जो है वो पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में पहुंचता है, और जो वो सतह से टकरा करके वापस लौटता है तो वो दीर्घ तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी के कारण उससे पृथ्वी गर्म होती है। और जो वर्तमान समय में पृथ्वी का जो आप तापमान देख रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस, वो इसी के कारण बना हुआ भी है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर आने वाली जो वायुमंडल में प्रकाश की विकिरण है, उसकी सहायता से पृथ्वी गर्म होती है? तो जी नहीं, क्योंकि लौटने वाली से गर्म हो रही है, जो दीर्घ तरंग है, लॉन्ग वेवलेंथ है। मित्रों, कारण ही जो है पृथ्वी अपनी ऊष्मा को बनाए रखता है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को उनके अनुकूल बने रहने की इजाज़त देता है। वायुमंडल में कुछ कंपोजिशन है फ्रेंड्स, जिसके कारण ही वायुमंडल बना है। जैसे आपने कहा कि गैस, तो आपने कहा जलवाष्प, हम कह रहे हैं आपसे धूल, जैसे हम आपसे धूलकण जो आप जान ही रहे हैं। तो ये सब को मिलने से ही आपको कह लीजिए तो कि वायुमंडल का निर्माण या विकास हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि ये सब कंपोनेंट हैं ही, जिसमें नाइट्रोजन, मित्रों, दूसरे में हम कहें तो ऑक्सीजन, तीसरा हम कहें तो आर्गन, चौथा कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा कहें तो ओजोन, छठा कहें जलवाष्प, और सातवां कहें धूलकण। यही आपके सामने उपस्थित है वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है फ्रेंड्स, वो वायुमंडलीय जितने भी गैस हैं उसमें से सबसे अधिक मात्रा के रूप में यह वायुमंडल में उपस्थित है, जो लगभग 78% है, जो जिसका जो है निर्माण जो है वो लेग्यूमिनस पौधे और शैवाल द्वारा जो है इसका क्या किया गया है, मृदा में स्थिरीकरण, यानी कहने का मतलब जो कहा जाए तो स्थिरीकरण, जो मृदा से क्या करता है कि वो निकालता है, स्थिरीकरण की प्रक्रिया को अपनाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि नाइट्रोजनी स्थिरीकरण आप रबी फसल के द्वारा भी होती है। जो नाइट्रोजन का एकीकरण होता है पौधा में, तो रबी फसल के द्वारा, जैसे कि चना में होता है जो जाइगोट टाइप का एक बना होता है, मित्रों आप देखे होंगे, उसकी सहायता से भी, जिसे राइजोबियम जीवाणु भी उसे कहा जाता है, और उसकी सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है चना के पौधों में, तो उसकी सहायता से भी निर्माण होती है। मित्रों, लेग्यूमिनस पौधा है, इसकी सहायता से, शैवाल की सहायता से भी होता है। ऑक्सीजन, अगर हम आपसे बात करें फ्रेंड्स, तो लगभग ऑक्सीजन जो कहा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो कह लीजिए कि जितने भी जीवन है उसके लिए एक महत्वपूर्ण, कह लीजिए तो कि जीवंत गैस है, जो जीवन दाता है। मित्रों,
इसकी मात्रा वायुमंडल में लगभग 21% के आसपास है, जो पृथ्वी से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद ये है ही नहीं। आप जानते भी हैं कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। और इसी से पता आपको होना चाहिए कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ऑक्सीजन इस प्रकृति के लिए। एक आर्गन भी महत्वपूर्ण गैस है मित्रों। यह अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। ऐसे बहुत सा अक्रिय गैस इसमें शामिल है वायुमंडल में, जिसमें नियॉन भी है, हीलियम भी है, क्रिप्टोन भी है, जेनॉन भी है, ओजोन भी है। हालांकि मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कहा जाता है कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस है आर्गन, अक्रिय गैस के रूप में शामिल है, जो वातावरण में 0.932% है, मतलब मित्रों 1% से भी कम। अगला है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के बारे में, तो दोनों ही मौसमी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मित्रों। ये दोनों को मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूं। और दोनों ही हरित गृह प्रभाव, यानी जिसे आप कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है, सीधा सा अर्थ इससे होता है कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने वाली, जो ग्रीन हाउस गैस का सीधा असर है कि पृथ्वी यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र 0.03% है वातावरण में, जो सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। और कहा जाए तो CO2 का वायुमंडल में सांद्रण बढ़ जाता है तो उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर हम आपसे कह लें मित्रों, तो आप देखे होंगे कि इसके कारण यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसके कारण आप देखे होंगे कि बेचैनी सी भी होने लगती है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बर्फ़ भी पिघल जाएंगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगी तो जीव जंतु यहाँ के अस्त व्यस्त हो जाएंगे, यानी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है फ्रेंड्स। इसका मुख्य कारण है बढ़ती दर जीवाश्म ईंधन। जैसे जीवाश्म ईंधन को ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो ऐसा होगा ही समस्या। वन विनाश कर रहे हैं, इसके कारण भी समस्या हो रहा है। और मित्रों इसी को कम करने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसी को कम करने के लिए जो है एक सिस्टम लाया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल, सिस्टम तो इसे नहीं कह सकते मित्रों, बल्कि एक संधि कह लीजिए, 1997 में लाया गया है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी लाया जा सके। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, किस गैस को रोकने के लिए लाया गया था। तो मित्रों किस चीज़ को समझिए आप, किसके लिए लाया गया था। आपको जो हम ओजोन की चर्चा कर रहे थे मित्रों, साथ में मिला करके यहीं पे इसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं कि सूर्य से आने वाली जो भी परावैंगनी किरणों हैं, उनको क्या करता है ओजोन परत या ओजोन गैस जिसमें उपस्थित होते हैं, वो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। और अगर किसी कारणवश मित्रों उसमें छिद्र हो जाए, किसी प्रकार का उसमें समस्या उत्पन्न हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट जो है वह पृथ्वी पर आ जाए। और इसको आने का मुख्य कारण है एयर कंडीशनर से निकले हुए कह लीजिए तो गैस, जो CFC वगैरह है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से जो निकल रहा है, इसके कारण ही परत में छिद्र हो जा रहा है, जिसे रोकने के लिए एक संधि किया गया है, एक सिस्टम लाया गया है, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो 1987 में लाया गया है। बार बार प्रश्न पूछता है मित्रों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। और एक चीज़ें और यहाँ पे हम बात करना चाहूँगा मित्रों, जलवाष्प और धूलकण। जलवाष्प जो है वायुमंडल की मात्रा के रूप में 0 से 4% तक उसमें पाई जाती है, जो गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में हवा के आयतन का 4% है।
जो ध्रुव, ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होता है। मतलब जितना भी कह लीजिए मित्रों, तो ध्रुव है, ठंडे प्रदेश है, रेगिस्तान है, मात्र वहाँ पर 1% जलवाष्प होते हैं, उससे भी कम होते हैं। आप समझ सकते हैं, हालांकि समान रूप से 4% तक होना चाहिए। और आपको एक बात और बता दें, विषुवत वृत्त से अगर ध्रुव की ओर जाइएगा, विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होता है, ध्रुव की ओर चले जाइएगा तो तापमान का मान जैसे जैसे घटती जाएगी फ्रेंड्स, जलवाष्प की मात्रा भी कम होता चला जाएगा। और यह जलवाष्प जो है, काली रातें, अंधेरी रातें में आप कभी कभी बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि इतनी गर्मी किस्म का हो जाता है कि कुछ कहना ही नहीं। काली रातें होती है, एकदम जो है घना जो है से कि बादल टाइप का होता है, और वो क्या करता है, कंबल का काम करता है, जो कि उष्मा को अवशोषित करता है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाए रखता है। और वो एक कंबल का काम जलवाष्प ही कर रहा है मित्रों, इसीलिए उसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जाना जाता है। धूलकण, वायुमंडल में आप देखेंगे तो छोटे छोटे ठोस कण के रूप में धूलकण पाए जाते हैं, जिसमें समुद्री नमक है, महीन मिट्टी है, राख है, उल्का है, टूटा हुआ जो उल्का पिंड टूटता है मित्रों, वो सब का जो है जमा वायुमंडल के निचली परत में हो जाती है जाकर करके। वो क्या करता है कि जब जलवाष्प जाता है और वो कण के आसपास घूमने लगता है, और वो धूल कण में जाकर के जब जमने लगती है, जैसे धूलकण है, और उसके आसपास में जब जलवाष्प है जो जमने, यानी जलवाष्प जमने का अर्थ है मित्रों कि उसके आसपास संघनित होने लगता है, तो वह जो समुद्री नमक का कण हो या धूल कण राख हो, वह आर्द्रता केंद्र का काम करता है, वो जल का केंद्र के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है मित्रों, जो संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है, वर्षा दिलाता है, धुंध इत्यादि का जो निर्माण करता है मित्रों, वह धूल कण भी उसमें उपस्थित होते हैं। आप देखते हैं सूर्य से आने वाली किरण जब होती है तो उसको प्रकीर्णन करती है, स्कैटरिंग कर देती है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, जिसके कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आप रंग लालिमा जैसा सूर्य की किरणों को देखेंगे मित्रों। तो यह धूल कण के ही कारण